डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सक्सेस स्टोरी सीरीज में। और आज हम जिसकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वर्षा श्रीवास्तव जी। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं वर्षा जी का कि अभी जो यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट आया उसमें पीडब्ल्यूडी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो वर्षा, मेरी तरफ से पूरे मनु एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और मनु एकेडमी में स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम ये कहें कि क्रेडिट किसी को देना चाहती हैं आप, जिससे लगता है कि मेरे पढ़ाई में मेरे अलावा किसी का योगदान है, तो आप किसे देना चाहेंगी? सर अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी को और मामा जी को। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे यहाँ तक आने में। अक्सर अक्सर जो लड़कियां होती हैं माता जी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। मेरी मम्मी सिंगल मदर है ना, मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक आगे ले आया। इसमें मेरे मामा जी का भी फुल सपोर्ट है। मतलब मैं अपना क्रेडिट मेरे अपने मामा जी और मम्मी को देना चाहूंगी। अब मैं जो जैसे बनी आपने हूँ ये उन्हीं की बताया वजह कि से। आप आपके फादर नहीं हैं, तो अब सच में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से, फिर सोसाइटी को भी हम देखें तो दिस इज रियली अ वुमन एम्पावरमेंट कि आप एक गजेटेड ऑफिसर बने हो, आपके माताजी ने आपको सपोर्ट किया है और आपने उसको इवेलुएट किया है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ने जाते हैं बट अल्टीमेटली जाके वहां पे अपना टारगेट भूल जाते हैं। तो इसके लिए तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की जो भी उनकी पेरेंट्स की उम्मीदें थी आपने पूरा किया है, फुलफिल किया है। चलिए थोड़ा सा अब बेसिक हम आपके बारे में बात करना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? सर मैं फतेहपुर से हूँ और स्टार्टिंग में तो स्कूलिंग मेरी फतेहपुर से ही हुई है, फिर उसके बाद मैंने बीटेक आगरा से किया है। तो अक्सर क्या होता है जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, कि ये बचपन से अच्छे थे इसलिए सेलेक्ट हो गए। कई सारे लोगों को कहा जाता है, आज का जो सिनेरियो है कि बिना कोचिंग का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, ऐसा कंपटीशन लेवल है, कोचिंग करना ही पड़ेगा। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है तो कितना इंपॉर्टेंट है? क्या बिना कोचिंग के क्रैक्स नहीं किए जा सकते एग्जाम? सर जैसा कि मुझे लगता है, मैंने जो फील किया, कॉलेज में कंपटीशन लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है, वो सब हम शायद कोचिंग में ही सीखते हैं। जो मेरा नॉलेज इंक्रीज हुआ वो मैंने कोचिंग में ही सीखा है। तो मुझे तो लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, पर मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। मैंने अपने क्लास नोट प्रिफर किए, जो टीचर ने मुझे गाइड किया मैंने उसको फॉलो किया, तो मुझे तो टीचर्स का बहुत गाइडेंस मिला मेरे यहाँ एक तक, चीज तो जो एक मुझे चीज जो आगे में। एक चीज जो आप कह रही हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों का पोल खोल रही हैं कि ये सच में नहीं पढ़ाया जाता। मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि मैक्सिमम कॉलेज तो ऐसे ही है जहाँ पे कंपटीशन लेवल के बारे में कुछ सुना भी नहीं जाता है। कई सारे कॉलेज हैं जहाँ पे यस सर। एनवायरमेंट रहता है अच्छा, बट मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं कि बस यूनिवर्सिटी एग्जाम रटना है। और बच्चों को भी ऐसे ही रहता है कॉलेज में कि चलो ठीक है, लास्ट नाइट पढ़ लो, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, किसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, काम खत्म करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का वही रहता है। ये सर थोड़ा बट आपने सिलेबस भी, ये सर थोड़ा सिलेबस भी डिफरेंट होता है। जैसे मतलब थोड़ा कंपटीशन का सिलेबस ब्रॉड होता है, तो उसके लिए मतलब बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है। तो वर्षा, आपका सिलेक्शन मैकेनिकल से पीडब्ल्यूडी में हुआ है। अक्सर देखा जाता है, हो सकता है यस क्वेश्चन सर। थोड़ा सिली हो, बट अक्सर देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मैकेनिकल प्रीफर नहीं करती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है जितना मैकेनिकल की ब्रांचेज में जिस जिस कॉलेज में यस देखा सर। हुआ है कि अक्सर लड़कियां प्रीफर नहीं करती हैं, मैकेनिकल प्रीफर नहीं करती। तो आप मैकेनिकल में कैसे चली गई? कुछ वेल प्लान था कि नहीं मैकेनिकल में जाना है, फिर वहां पे सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर ऐसे ही रैंडम? नो सर, जब मैंने क्या कहते हैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मतलब यहाँ पर आई थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो ब्रांच सेलेक्ट करना था, तो मुझे पता नहीं था इतना ब्रांच के बारे में, कौन सी ब्रांच अच्छी है। बस सुना था कि मैकेनिकल को बोलते हैं एवरग्रीन ब्रांच, इतना मैंने सुना था उस टाइम पे। और उसकी जो सब फिर मैंने सब्जेक्ट एनालिसिस किया किसमें कौन सा सब्जेक्ट है, तो मुझे, जैसे मैंने आईआईटी की कोचिंग भी की थी सर, तो उसमें मैकेनिक्स था और ये सब चीजें मेरे फेवरेट्स थे, मैथ। तो मुझे मतलब मैकेनिकल के सब्जेक्ट थे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, तो मुझे लगा कि मैकेनिकल अच्छी ब्रांच है और लड़कियां नहीं लेती, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब मुझे अच्छा लगता है मैकेनिकल। अच्छा, तो जैसे अब मैकेनिकल में आप चली गई, अक्सर होता क्या है कि अगर आपने लिया भी है तो जो जनरल क्लास का सिनेरियो रहता है उसमें मैक्सिमम लड़के ही होते हैं। फिर अब लड़के कैसे होते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कभी आपको पछतावा हुआ कि कहाँ से मैकेनिकल में आ गई, मतलब अपना ग्रुप नहीं बन पाता है और ट्यूनिंग नहीं हो पाती है? नो सर, कभी ऐसा नहीं रहा। जो मेरा कॉलेज था वो काफी अच्छा था, और मतलब मैं कॉलेज की टॉपर थी, मतलब अपने कॉलेज की, तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला टीचर्स से भी अपने फ्रेंड्स से भी। तो
मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कॉलेज में। हाँ, पछतावा तब हुआ जब मैं प्रिपरेशन फेज में आई, थोड़ा मुझे लगा कि हाँ कोई और ब्रांच होती तो शायद मैं अब तक सिलेक्ट हो गई होती। वैकेंसी थोड़ी डिक्रीज होने लगी थी इसमें मैकेनिकल में, तो मुझे थोड़ा लगा। अच्छा, ये जो टॉपर टॉपर वाली बात है ना, ये आजकल देखा जाए तो सारे एग्जाम में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, पेपर उन्हीं से भरा पड़ रहा है। अगर 10th का रिजल्ट आए गर्ल्स टॉपर, 12th का रिजल्ट आए गर्ल्स टॉपर, मतलब आप लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि लड़कों को पीछे ही छोड़ना है। खैर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जी नो आपसे सर, ऐसा नहीं है। यस सर। कि जैसे क्या होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल का भी एक्सपीरियंस है और आपके काफी सारे कलीग होंगे जो दूसरे ब्रांच में होंगे, तो अगर जो अभी बच्चे, अभी चूंकि समर का टाइम है, उस टाइम में फिर से यस सर। एग्जाम देंगे लोग, फिर से इंजीनियरिंग में आएंगे, तो अगर आपको कोई देख रहा है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो उसको मैकेनिकल ब्रांच में जाना चाहिए, उसका फायदा है, या फिर उसको कोई और ब्रांच प्रीफर करना चाहिए? आपका सजेशन क्या होगा? सर जैसा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा फील किया कि मैकेनिकल की वैकेंसी दिन पे दिन मतलब कमी हो रही है, और अल्टीमेट हमें फिर जॉब चाहिए, मतलब बीटेक करने के बाद जॉब चाहिए। तो सिविल ब्रांच भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कुछ सब्जेक्ट हमारे कॉमन है, तो मुझे लगता है सिविल की वैकेंसी मैकेनिकल से ज्यादा आती है। तो बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें उसे क्या लेना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सिविल बेटर है। आपको सीएस और आईटी खराब क्यों लगता है, जो कि लड़कियों की पहली प्रेफरेंस होती है? जहां पर देखा जाए, अगर हम एवरेज देखें तो लड़कियों की पहली प्रेफरेंस होती है सिविल आईटी, आप उसको रिकमेंड नहीं कर रही हैं? सरकारी सर नौकरी वैसे किस पहले रिकमेंड? मैंने यस सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला, बाकी सब ये पर्सनल चॉइस है कि कौन कौन सी ब्रांच लेता है, वो पहले एनालिसिस करके ही लेना चाहिए ब्रांच को। डेफिनेटली हम तो तो यहाँ पे मैं मैकेनिक। यस हम तो सर। यहाँ पे बैठ के सजेशन दे सकते हैं, अल्टीमेटली चॉइस तो अपनी ही होती है। उन्हीं की है अपनी, कि पहले से अपने सीनियर से सबसे पता कर लें, कुछ सब्जेक्ट देख लें एक दो। अब तो ऑनलाइन इतना सब हो गया, ऑनलाइन के एक दो सब मतलब लेक्चर भी पढ़ सकते हैं कि हाँ हमें क्या किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे सीएस में इंटरेस्ट नहीं था कभी भी, तो फिर मेरी चॉइस इसलिए मैकेनिकल भी थी, और मैंने सेकंड प्रेफरेंस अपने सिविल ही डाली थी सर, अच्छा, पर फर्स्ट मिल गई मुझे। तो वर्षा जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ाए, फी पे किए, तो जनरल उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब बच्चा हमारा इंजीनियरिंग कर लिया, चाहे बेटी है चाहे लड़का है, अब वो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। और इसके बाद अचानक से बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो तैयारी करनी है, तो पेरेंट्स का क्या यस सर। रिएक्शन था आपके? या फिर सपोर्ट? कई बार क्या होता है पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहता है, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अब पढ़ाई कर लिए, थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ, पढ़ा, नौकरी वोकरी की तरफ भी देखो। तो आपको क्या, आपको मतलब पूरा सपोर्ट था कि हाँ जाओ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, आपका टारगेट ही था गवर्नमेंट जॉब करना, आप कभी प्राइवेट के लिए ट्राई नहीं की? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। और फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे, मैंने कहा कि मम्मी मुझे आगे कंपटीशन की तैयारी करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब बेटा तुम जाओ करो। उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, मतलब मेन मम्मी को विश्वास था मुझ पे कि मैं कर सकती हूँ, और फिर मुझे तो था ही विश्वास कि मैं कर सकती हूँ आगे। तो मैं आगे बढ़ी, लेकिन फिर जब टाइम बहुत बढ़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा था कि हाँ कर सकती हूँ, मम्मी की, मामा जी की, मेरी फैमिली की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, क्या होगा, ये सब सोचा। लेकिन फैमिली का फुल सपोर्ट था, और मुझे लगता भी है सर कि अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जैसे आपने कई सारे एग्जाम्स दिए होंगे इसके अलावा, यूपीपीएससी के यस अलावा सर। भी एग्जाम दिए होंगे, उसमें सक्सेस नहीं मिली होगी, तो एक होता है ना यस कि सर। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है लोगों की, तो यहाँ पे आपका क्या एडवाइस होगा? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दो बार प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? पेशेंस कैसे मेंटेन रखें, पढ़ाई को कंसिस्टेंट कैसे रखें, मोटिवेशन का भी कोई करती थी आप अपने मोटिवेट होने के लिए, क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कुछ करें? यस सर। सर जब स्टार्टिंग में, जैसे मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैं सक्सेस नहीं रही, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, मैंने आईएएस के दिए, और ये मतलब मैं टारगेट था कि मैं आईएएस और ये यूपीएससी, यही बहुत अच्छी जॉब है, ये तो मुझे अल्टीमेट मिली मेरी मेहनत की वजह से। उसके मैं मतलब मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ती थी नहीं होता था, लेकिन ये था कि मैं कर लूंगी, इस बार नहीं हो पाया नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ये सब चीजें अंदर से आती हैं, हाँ कि मेरा मतलब पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है, मुझे नॉलेज बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं मेरे, ठीक है इस बार थोड़ी कमी रहेगी, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगी। तो ये अंदर से विश्वास आता है कि ठीक है अभी नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन हो जाएगा।
तो ये सब मोटिवेशन जो होता है, और जब कभी मैं डिप्रेस होती थी कि शायद, तो मैं मम्मी से बात कर लेती थी, मामा से बात कर लेती थी, तो मम्मी मामा जी यही बोलते थे नहीं तुम कर सकती हो। तो फिर बस मैं फिर से कंटिन्यू करती थी। और उसके बाद ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो प्राइवेट का तो कोई ऑप्शन रखा नहीं था मैंने अपने लिए कि इतना पढ़ने के बाद फिर मैं प्राइवेट में कैसे जाऊं। तो मैंने कंटिन्यूअस कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे पढ़ाई ही करना है, इस बार नहीं तो अगली बार तो हो ही जाएगा बस। और सर ऐसा था कि मेरा मुश्किल से 5-6 नंबर से ही रुकता था, सीट्स कम थी, जैसे सीट्स कम होने की वजह से अभी यूपीएससी एई की वैकेंसी आई तो बहुत मतलब एक उम्मीद और जागे कि हाँ अब हमारी एई की वैकेंसी आ गई यूपी की। तो इसके लिए मैंने अपना फुल एफर्ट लगाया कि अब इसमें तो करना ही है कुछ भी, सर मैंने किया एक फिर। तो इंतजार भी करना पड़ता है ना, मान लीजिए कि आप तो आपका कह सकती है आपका लक अच्छा था, नहीं तो ए की वैकेंसी 2013 में आई थी जो कंप्लीट हुई 2019 में। उसके बाद ये वैकेंसी आप लोगों की 2019 में ही आई थी आई थिंक सो। तो हाँ ये यस सर। इतना लंबा इंतजार, आप मान लीजिए इसमें कई सारे बैच निकले होंगे, 2014 वालों को कोई चांस नहीं मिला, 2015 वालों को कोई चांस नहीं मिला। तो ये भी रिस्क फैक्टर होता है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। खैर यस सर, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन। वैकेंसी आने के बाद स्टार्ट किया। हाँ सर, टेक्निकल लेवल तो स्ट्रांग हो ही चुका था मेरा। मेन मुझे यूपीएससी में हिंदी स्ट्रांग करनी थी, टेक्निकल तो स्ट्रांग हो चुका था, मैं एग्जाम्स दे रही थी तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई मुझे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी आपके टेक्निकल एग्जाम से हटके ही है। जैसे दिल्ली है, एक मेट्रो यस सर। सिटी है, अक्सर देखा जाता है कि चाहे हम चाहें या ना चाहें जाते हैं, पहली बार गांव से बाहर गए बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करने जाए या इंजीनियरिंग के बाद तैयारी करने जाए, तो काफी ये रेशियो होता है कि बच्चे कुछ और ही करने लगते हैं, चलो कभी मूवी देखने चले गए, कभी घूमने चले गए, कुछ और करने चले गए। जो पढ़ने वाले बच्चे सर होते हैं उनका बिहेवियर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों का मन नहीं करता है कि यार सारे घूम रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं, शाम को पार्क में जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये जो इच्छा होती है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? आप कैसे करती थी पर्सनली, सर आप कुछ ये सर जब आपकी भी थी? मतलब एम, ये सर एम बहुत बड़ा हो तो फिर ये सब चीजें छोटी लगती हैं। बस ये समझाती थी ठीक है ये सब का टाइम आएगा, एक बार जॉब लग जाए फिर घूम लेंगे ना, मतलब घूमेंगे बाद में, अभी अभी इसका टाइम है, अभी पढ़ने का टाइम है, तो अभी ये इम्पोर्टेंट। अगर जाके बाहर मैं इतने घंटे बाहर घूमती हूँ उतनी उतनी देर मेरे ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। तो ये सब सोच के मैं नहीं जाती थी। ये भी नहीं कि मैं बाहर जाती नहीं थी, जैसे मंथ में एक बार मैं चली गई बाहर, घूम ली, बाहर का खाना से पीछे खाना कभी कभी अच्छा नहीं लगता था तो बाहर जाके खाना आना खा लिया। तो घूमती भी थी, ऐसा नहीं कि मैं घूमती नहीं थी, लेकिन बहुत कम, कि मतलब ना के बराबर। कि हाँ पर जब बहुत लगा कि हाँ बहुत पढ़ लिया तो लगा ठीक है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, बस सिर्फ इतना था। अच्छा मान लीजिए घूमती नहीं है तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पे आते हैं कि अब मान लीजिए पढ़ना ही पढ़ना है, प्रिपरेशन करने गए हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि ये कितना आइडियल टाइम होता है? वैसे तो सबके लिए टाइम वेरी करता है, हम किसी को नहीं कह सकते अलग होता है सर। कितने घंटे पढ़ के सिलेक्शन होगा, सबका माइंड अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, और सबके जो बीटेक की पढ़ाई का लेवल है वो भी अलग अलग है। तो वो आप भी अलग है आइडियल सर। टाइम क्या मानती थी और क्या मानती हैं, और आप कितना पढ़ पाती थी, मतलब कितना अरेंज कर पाती थी, कितना और पढ़ती थी आप? सर मेरा तो ऐसा फिक्स नहीं था कि मतलब कंटिन्यूअस मुझे इतना ही पढ़ना है, कभी ज्यादा हो जाता था, कभी अब वैसे एवरेज मेरा 7 से 8 घंटे हो जाता था। कभी डेली? कभी होता था कि हाँ एक भी दिन मतलब दिन में 1 भी घंटे ना हो पाए हो, और कभी कभी आगे पहुंच जाता था, मतलब मैक्सिमम मेरा 12 घंटे तक गया है और मिनिमम यही था कि कभी बिल्कुल नहीं होता, तो वैसे एवरेज ले लिया जाए तो 6 से 7 घंटे सर। 6 to 7 आवर एक आइडियल पढ़ाई है। वैसे तो यस आप सर। टॉपर नहीं है, तो अगर एवरेज बच्चा देखा, कोई एवरेज बच्चा है, अगर उसको कंपटीशन लेवल ब्रेक करना है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बताया कि आप यस सर। यूनिवर्सिटी टॉपर थी। टेंथ का मार्क्स तो मैंने पूछा नहीं, क्या मालूम आप टेंथ में भी टॉपर थे क्या आप? सर हाई स्कूल में मेरे 75% थे, टॉपर तो नहीं थी। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज आता रहता है, कई सारे डाउट्स होते हैं, मैं सारे आपके साथ एक ही साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आप बता देना अपने हिसाब से। पहली चीज ये कि क्या स्ट्रेटजी बनाएं, पढ़ाई करना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज कब टेस्ट सीरीज शुरू करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में?
सर जैसा कि मैंने तो मतलब बीटेक के बाद कोचिंग की थी, तो मुझे वहां से काफी हेल्प मिल गई, काफी गाइडेंस मिल गई। तो उसकी वजह से मैंने जो किया था, मैंने जो फॉलो किया, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा इस बार कि सबसे पहले हमें मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। जो हमारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं सर, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है दिन पे दिन, और क्या कहते हैं लेवल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इस बार देख लिया यूपीएससी ए का जो एग्जाम हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आए हैं वो ईएससी प्रीवियस ईयर के जैसे आए हैं, पूरे उसका लेवल क्या है। और जो 2013 का जो एक पेपर था, उसका लेवल बहुत कम था। अगर कोई प्रीवियस ईयर ही करके जाता तो उसका इसमें थोड़ा सा, उसे बहुत प्रॉब्लम होती सर, क्योंकि लेवल थोड़ा इंक्रीज हो चुका था। जिसने ईएससी प्रीवियस ईयर किया है, गेट के क्वेश्चंस किए हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, तो वो अच्छे से क्रैक कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि सर सबसे पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सर। तो उसके लिए जैसे मैंने फॉलो किया, मैंने सर क्लास नोट्स अच्छे से फॉलो किए थे सर। क्लास नोट जो मेरे बने हुए थे, मैंने कॉन्सेप्ट में अपना मतलब कॉन्सेप्ट बहुत लगाया। और सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि हम न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करें, प्रैक्टिस बहुत करें। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व कर लिए थे, ईएससी प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्व कर लिए थे, यूपीएससी एई के जो स्टेट एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली टेक्निकल में। ओके। और सर जैसे आप बोले टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें टेस्ट सीरीज सर होती ही इसीलिए कि हमारा लेवल क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन में, वो हमें याद रह पा रही है कि नहीं रह पा रही है। टेस्ट सीरीज बस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इसलिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज तो देनी ही चाहिए सर। अच्छा, सर जैसे आप कोचिंग करने गए तो बेसिकली क्या होता है, जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो दो एग्जाम्स को मेनली टारगेट करते हैं। एक तो गेट को टारगेट करते हैं, दूसरा ईएस एग्जाम को टारगेट करते हैं। जैसे जो वो ये सर। एग्जाम्स होते हैं उनको टारगेट नहीं करते। बहुत बार क्या होता है कि सिलेबस में वेरिएशन भी होता है अलग अलग स्टेट्स एग्जाम के। जैसे अगर हम यूपीपीएससी ए की बात करें तो वहां पे नॉन टेक भी है, गेट में नॉन टेक का बस यस सर। यही थोड़ा सा है, मतलब जो बेसिक पोर्शन है उसका। तो अगर कोई बच्चा केवल टारगेट कर रहा है यूपीपीएससी ए का, तो आपके हिसाब से उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या फिर हमको पूरा कर लेना चाहिए जो भी गेट का सिलेबस है या ईएस का सिलेबस है वो कर लेना चाहिए? सर जैसा कि इस बार अब मतलब लेवल बढ़ता ही जा रहा है कंपटीशन का, क्वेश्चंस थोड़े टफ आने लग रहे हैं। अब वैसा नहीं आ रहा है कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इस बार ईएससी मतलब यूपीएससी ए का पेपर जो था, थोड़ा सा लेवल उसका ज्यादा था, क्वेश्चंस में थोड़े कॉन्सेप्ट थे। तो सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर कर लेना यूपीएससी ए के स्टेट एग्जाम के, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा सर। उसके लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, जैसे अन अकेडमी है, वहां पर भी बहुत से टीचर्स आ चुके हैं। तो वहां से भी हम मतलब अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो नॉलेज सर होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के, बिना कॉन्सेप्ट के, कि मतलब बस ऐसे नॉर्मल पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ऊपर ऊपर पढ़ने से सर एग्जाम तो मुश्किल है थोड़ा क्रैक कर निकालना। जैसे आपने एक चीज कहा कि अभी क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं, यूपीपीएससी के ए के क्वेश्चन अच्छे आए थे। तो यस सर। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है कि अभी क्या बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे हैं, या फिर क्वेश्चन का लेवल भी आप कह रहे हो अच्छे आ रहे हैं, कंपटीशन का लेवल फिर भी बढ़ता जा रहा है? अगर हम इससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो 300 के आसपास सिलेक्शन हो गए थे, इस बार 500 क्रॉस कर गए मार्क्स, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे या पेपर खराब आने लगा है? सर इस बार वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, बच्चों को थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो बच्चों का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेरे पेज में मैं जानती हूँ कि हम लोग ने कितनी मेहनत की है, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस लगाए, कितनी सारी टेस्ट सीरीज दी है। तो वो जाहिर सी बात है, लेवल लेवल बच्चों का लेवल बढ़ेगा तो पेपर भी थोड़ा टफ हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है तो कट ऑफ ऊपर जा ही रहा है। अगर बच्चों का लेवल कम होता है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाता, 300 के आसपास जाता। लेकिन इस समय बच्चे मतलब लाए हैं नंबर, अच्छे नंबर का है। देखिए 2020 था, कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे लोग घर में बैठ गए, बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए। तो उससे भी डिफरेंस आया बहुत ज्यादा, कि जिन्होंने कंटिन्यू किया वो मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, और जिन्होंने बैठे थोड़ा गैप लिया तो। चलिए एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है कि रिपीटिशन क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे, जिससे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफी क्वेश्चंस ऐसे थे, काफी सारे बच्चों ने तो मुझे ऐसा बताया कि काफी सारे क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया, उनको पता था पहले से आंसर किसी को टिक करना है, फिर भी वो डर के मारे सॉल्व किए और बाद में वही आंसर आया। तो 5 6 7 क्वेश्चन करने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा था कि काफी क्वेश्चन रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो ईएससी के हों, गेट के हों, या फिर यूपीपीएससी इटसेल्फ के क्वेश्चन रिपीटेड थे? ये सर था, लेकिन वहां पर थोड़ा डर होता है कि अगर हल्की सी भी चेंजेस होंगे तो हमारा आंसर डिफर कर जाएगा।
तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो जैसे मुझे ही पता था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर लगा रखे थे, स्टेट पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर लगा रखे थे, ईएससी के भी लगा रखे थे, तो मुझे भी कुछ आंसर्स थे, लेकिन फिर भी मैंने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बस टाइम थोड़ा लगा लेकिन किए सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएससी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए से, अभी कोई भी एग्जाम ले ले, एसएससी जेईई ले ले, कोई सा भी, उसमें ईएससी प्रीवियस के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं सर। मतलब आप कह रहे हो कि जो ईएसई मतलब इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्जाम है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो नए नए आए हैं, उनके जो वन लाइनर मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको करना इम्पोर्टेंट है, यस सर, काफी काफी यस सर, इम्पोर्टेंट हाँ उसको है। इम्पोर्टेंट है, यस सर। हाँ सर, जैसे फॉर्मूले में क्वेश्चंस हो गए या वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें याद रखना पड़ता है, तो वो सब करना बहुत जरूरी है सर। जैसे हमारा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल हो जाता है सर हमारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कि अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन को देखा जाए, कई सारे एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर हो रहे हैं, आपके यूपीपीएससी में भी नॉन टेक्निकल था, तो नॉन यस सर। टेक्निकल के लिए आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से सर पढ़ा? नॉन टेक्निकल, हाँ सर नॉन टेक्निकल मैंने एक सौरभ कुमार पांडे सर हैं, उनसे पढ़ा था। उन्होंने जीएस बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाया। जीएस का तो वैसे काफी मतलब टेक्निकल बच्चों को बहुत डर रहता है जीएस का, उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे एक सौरभ सर है, उन्होंने पढ़ाया हम लोग को, अन अकेडमी में से पढ़ाते हैं वो। अच्छा, तो तो पूरा उनसे ही आपने पढ़ा केवल था। वही किया था, कोचिंग का किया था, और कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं किया था आपने, केवल कोचिंग का मटेरियल नहीं फॉलो सर, किया जैसे नॉन सर नॉन टेक में मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया सर, मेरा पूरा फोकस टेक्निकल था और हिंदी था, क्योंकि ये स्कोरिंग था। नॉन टेक में ये था कि सर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, तो था? वो स्कोरिंग नहीं था, तो मैंने अपना पूरा फोकस टेक्निकल और हिंदी में लगाया, कि मुझे लगा था अगर टेक्निकल हिंदी अच्छा हो जाएगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, मतलब कट ऑफ से ऊपर आ जाएगा मार्क्स। तो अगर यस हम सर। इंटरव्यू की बात करें, जो बच्चे इंटरव्यू के बाद बाहर हुए हैं, तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे सवाल पूछे गए, और आप क्या बताना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में, कैसे प्रिपरेशन किया था आपने इंटरव्यू का? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, काफी मतलब फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू, तो थोड़ा डिफरेंट था। मैं वहाँ पर इंटर किया, फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी ईयर की पास आउट हैं, तो मैंने कहा सर 2016। फिर उसके बाद आपने क्या किया, तो मैंने कहा सर मैंने प्रिपरेशन की। तो क्या बस प्रिपरेशन की आपने, तो मैंने कहा सर मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए, फिर उसके बाद मैं कम्प्लीटली प्रिपरेशन करने लगी। कि अच्छा ओके। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक मतलब एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ, आप बोर्ड में लिखिए। तो मैंने कहा ओके सर। तो मैंने वही मार्कर उठाया, पेन से लिखा बोर्ड में। उन्होंने बोला राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वन को गए। तो मैंने लिख दिया, मुझे लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा, फिर देखा मैंने, तो उन्होंने कहा अब आप इसमें कुछ चेंज करिए, तो आपको अगर लगता है ये सेंटेंस सही है कि गलत है क्या है। तो मैंने वो चेंज किया, मैंने कहा सर यहाँ को नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, को मिटा दीजिए आप। तो हमने मतलब को हटा दिया, ये बिल्कुल सही। फिर और कोई चेंज, तो मैंने कहा सर सर राम और भी लक्ष्मण। तो कहे अच्छा कि और कोई चेंज। मैंने कहा सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब ये बताइए वनवास किसको मिला था। तो मैंने कहा सर राम जी को। तो कहे कौन किसके साथ गया। तो मैंने कहा सॉरी सर, सर सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए। तो ये वो क्या चेक कर रहे थे सर, ये तो सर जानते हैं। कुछ ग्रामर मिस्टेक तो कुछ थी ही उसमें, लेकिन कुछ वो और भी चेक कर रहे थे कि मैंने वो सेंटेंस सही लिखा है या नहीं, वो क्या बता रहा है वो सेंटेंस। तो वो उनका ये डिफरेंट क्वेश्चन था मुझे लगा। फिर उसके बाद उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, जो वहाँ के सर अलग दो तो सर और बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, थ्योरी ऑफ फेलियर से पूछे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पूछे। ये भी पूछ लिया था मुझसे सर एरोप्लेन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे, उन्होंने पूछे। फिर लास्ट में चेयरमैन सर जो थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताइए नॉलेज, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट में आप किसको रेटिंग देना चाहेंगे, आपकी नजर में पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने फिर मैंने 2 सेकंड के लिए पॉज लिया कि ये डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कहीं मैं गलत ना बता दूं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि सर नॉलेज को मैं फर्स्ट देना चाहूंगी, नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा सर, और कॉन्फिडेंस आएगा तो हम कमिटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। बस ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा इंटरव्यू का। ठीक है, तो टेक्निकल का क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो टेक्निकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, या फिर आप कैसे ग्रेड करोगे उनको? डिटेल में नहीं, बस आप ये बताओ कि ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं या फिर मीडियम होते हैं या फिर डिफिकल्ट होते हैं? सर मुझे तो लगता है कि वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने पढ़े होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कोई डेप्थ में जाके नहीं पूछते। जैसे मुझे नॉर्मल पूछा कि वो थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या होता है, क्यों लेते हैं हम, और वो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कौन सी है, सारी थ्योरी ऑफ फेल्योर पूछ लिए, वॉन मिसेस थ्योरी कौन सी है, ये सब पूछा उन्होंने, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो बहुत मतलब नॉर्मल मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी ने टेक्निकल पढ़ा है तो मेन सर टेक्निकल वहाँ कम होता है, जैसे नॉन टेक का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेरे लिए ये क्वेश्चन डिफरेंट था। जैसे एक उन्होंने एक क्वेश्चन सर और पूछा था जिसका मैं जवाब नहीं बता पाई वहां पर। तो वही कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के लिए आधा ग्लास होता है, एक भरा आधा भरा होता है। पेसिमिस्टिक पर्सन होता है उसके लिए ग्लास आधा खाली होता है। लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर कहता है ये 2 टाइम्स है, तो ऐसा क्यों कहता है वो। तो ये क्वेश्चन तो मुझे वहां भी नहीं आया, तो मैंने ओके, कहा सर सॉरी सर। तो तो ये ये कह कुछ सकते हैं क्वेश्चन कि तो जो डिफरेंट थे। कुछ प्रेजेंस क्या ऑफ सर? माइंड आपका टेस्ट करने के लिए, कुछ नॉन टेक टेस्ट करने के लिए, और कुछ आपका टेक्निकल टेस्ट करने के लिए। बट बहुत सारे लोग हाँ। परेशान रहते हैं कि टेक्निकल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कई सारे बुक से पढ़ रहे हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक बेसिक हर नहीं 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 सब्जेक्ट सर, पढ़ लें तो बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसा जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो मेनली वो डिफिनेशन पूछते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, ये क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट है। मतलब नॉर्मल चीज, वो कोई फॉर्मूला नहीं पूछते वहां पे कि इसका फॉर्मूला बताइए ये क्या होता है। वो बस हमेशा डिफिनेशन पूछते हैं और वो कोई फार्मूला नहीं, देखते हैं कोई कि आप डेरिवेशन नहीं। इससे कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। बस पूछते हैं कि इसके क्या इफेक्ट है। जैसे मुझसे पूछे थे सर कि फैक्टर सेफ्टी के मतलब लेने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो मैंने मतलब वेट वेट बताया, टाइप ऑफ लोडिंग बताया। मुझे टेम्परेचर भी बताना चाहिए कि टेम्परेचर भी एक क्राइटेरिया होता है कि उसकी की ज्यादा कम लेना है। तो ये मैं वहां पर जैसे वहां पर माइंड में नहीं आया, तो मैं 2 ही चीज बताई। सर ने बोला कि और भी कुछ लेते हैं, तो मैंने कहा सर सॉरी सर इतना नहीं याद आ रहा उस समय। तो क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, जो वो हट के क्वेश्चन पूछते हैं अलग से, वो थोड़े से अच्छे होते हैं मुझे जो लगता अचानक है। से तो ये आप बताएं कि अभी पेपर में आया हुआ था कि यूपीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आप उसी एग्जाम में सेलेक्ट हुई हैं। तो अगर जो लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछली बार दिए थे, कोई नया है जो अभी पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है, दोनों लोग होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या सजेस्ट करेंगे, और जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी का, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी हर चीज पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ईएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लगा लें, जो स्टेट स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन थे वो पूरे कर लें। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत करें, और टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उस टेस्ट दें। ये उनसे बोलूंगी। और जो नए बच्चे हैं उनको बोलूंगी कि उनको मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें। उन्हें क्या बोलूं मैं उन्हें, मतलब कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। जैसे मुझे लगा, मैंने आपको पहले ही बताया, बिना कॉन्सेप्ट के कहाँ। अगर बिना कॉन्सेप्ट के वो ईएस प्रीवियस क्वेश्चन कर पा रहे हैं थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के वन। नहीं, कई बार क्या होता है कि जो नए बच्चे आते हैं, जो अभी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि 2-3 महीने में एग्जाम निकल जाए। तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है, रामबाण तरीका हो तो कुछ बताइए। नो सर, ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि 2-3 महीने में एग्जाम निकले। क्योंकि सर पढ़ना पड़ता है। जहां तक जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। तो 2-3 महीने में तो कोई एक सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। तो पूरा मतलब जितने 10-12 सब्जेक्ट होते हैं वो 2-3 महीने में कंप्लीट करना तो सर इम्पॉसिबल ही है। हाँ, मतलब नहीं है आपके पास भी नहीं है, और मैं भी कहता हूँ कई बार कि भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है, या तो आप शुरू से फोकस करें, और ऐसा कोई तरीका आपको बताता हो कि दो हाँ। महीने में निकलवा देगा, तो झूठ ही बोल रहा है आपसे। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े, पूरी यस सर, पढ़ाई दो करें। महीने में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। यस सर। हाँ, जितनी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से, वो हाँ वो प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के टेस्ट देके उनका तो आराम से हो जाएगा। वो लास्ट में महीना में मंथ में सॉरी लास्ट मंथ में मैथ कर लिए 2-3 महीने, लेकिन उनका पहले से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए सर तब। उसके जो 2-3 महीने में जो बिल्कुल बिगनर्स है कि वो चाहे कि अभी अभी हम आए हैं और अभी अभी हमने मतलब बीटेक पास किया है, 2-3 महीने में एग्जाम्स निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। धीरे धीरे हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन समझ लें इसको। आप अगर अपने तरफ से एस्पिरेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहें, क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया है, एक लॉन्ग जर्नी है, तो काफी सारे गलतियां भी होती हैं। ऐसा भी लगता है कई बार कि ये गलती नहीं किए होते तो पिछली बार ही सिलेक्ट हो गए होते, या उससे पिछली बार सिलेक्ट हो गए होते। तो कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस। सर जैसा कि मुझे लगता है, जैसे मेरा ये जो फेज था पढ़ाई का, तो मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग आते स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ बस इसी साल सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डेप्थ नॉलेज लेते ही नहीं किसी चीज का, कि हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस लगा लेंगे हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे, जब मेरा सिलेक्शन कब हुआ, जब मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ कि हाँ क्वेश्चंस समझी मैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है,
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को कॉन्सेप्ट में वर्क करना चाहिए, बेसिक चीजों में कि वो क्या करा, फिर उसके बाद क्वेश्चन जितना भी हो सके प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमारा लेवल इंक्रीज करेगा, और जब एक लेवल आ जाता है पढ़ाई का तो फिर एग्जाम्स निकल जाते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि जब शुरू करें आप तो भी जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से करें, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ यस पढ़ सर। लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आप कम पढ़ें मगर टोटली। उसको प्रॉपर ढंग से पढ़ें, ऐसा कह रही हैं। हाँ यस सर, मतलब पढ़ना तो वैसे सभी होता है बिना सब कुछ पढ़े, क्योंकि कंपटीशन सर बढ़ रहा है, बच्चे इतने ज्यादा हैं कि वो सब पढ़ के रखे हैं सब कुछ, तो उनसे अगर कॉम्पीट करना है तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा पढ़ना यस है, सर। अच्छे से पढ़ना है। अब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि 1 साल में पढ़ पाओगे, 2 साल में पढ़ पाओगे या 3 साल में पढ़ पाओगे। यस सर वो। हाँ हाँ, वही तो। अभी तो अब तो कॉलेज से में लोग सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग के टाइम पे इतना हमें नॉलेज नहीं था कि सर हम भी स्टार्ट कर दे, हमने बीटेक के बाद से स्टार्ट किया पढ़ना, और लोग पहले से स्टार्ट करते तो हो जाता है, लेकिन हाँ सर सिलेबस बहुत ज्यादा है तो पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा ही सर, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए वर्षा जी, हम यहाँ पे इंटरव्यू को क्लोज करते हैं और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और ढेर सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कामना इसलिए भी करना जरूरी है, जैसे मैंने पहले में थोड़ा सा हिंट दिया था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं अक्सर लोगों को, कहीं पुल पे कहीं रोड पे, क्योंकि डेली लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आप जो कर रहे हो लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें सुधार लाओगे, क्योंकि जी हमने सर। देखा हुआ है क्या हालत होती है। तो आप जैसे यंग डायनेमिक इंजीनियर्स जाएंगे तो बदलाव लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, और पूरे मनु एकेडमी की तरफ से हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।